Okay, good morning student. Today we will discuss about the transport of carbon dioxide gas. In previous lecture we have discussed about the transport of oxygen. सबसे पहले परसेंटेज बेस की बात करें हम तो 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है विद डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है 70% एज ए बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है, एंड 20 to 23% जो है वो ट्रांसफर होती है कार्ब एमिनो कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिफरेंट परसेंटेज बेसिस पे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। आइए देखते हैं कैसे ये जो परसेंटेज है इसके बेसिस पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखिए क्या है कि इनिशियली जैसे कि एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई में ट्रांसफ़र होती है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। बताया था कि पार्शियल प्रेशर के बिहाफ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है। तो देखिए क्या है कि जब ये डायग्राम हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसमें देखिए क्या है कि जैसे दिस इज़ द एल्वियोलाई और हम ये कहें कि दिस इज़ द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो अब ये देखिए जब यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है अब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि उस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो हो जाता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 40, जो कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के टाइम कितना था, CO2 का 45 मिलीमीटर मरकरी था और ऑक्सीजन का था 40 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो अब ये देखिए जैसे ही ये ब्लड जो है इससे टिश्यू से के कांटेक्ट में जाता है, टिश्यू के पास से जब ब्लड ट्रांसफ़र होता है तो टिश्यू क्या है कि भाई यहाँ पे क्या है कि जो आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो आरबीसीज है उसके अंदर क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हुई है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से। तो जैसे ही यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम यहाँ पहुँचेगी जिसमें कि आरबीसीज प्रेजेंट है और आरबीसीज में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जिसे हम ऑक्सी एचबी से शो करते हैं। तो अब ये जो टिश्यूज़ है ये क्या कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो उसमें उस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज होती है उस टाइम। तो अब क्या है कि जब ये टिश्यू और सेल्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करेंगे तो CO2 रिलीज होगी और इस ब्लड स्ट्रीम में आएगी। जो ऑक्सीजन जो है वो अब कहाँ से, आरबीसी से किसके अंदर आएगी, टिश्यू और सेल्स के अंदर आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे आरबीसीज के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है अब उसका डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे CO2 का लेवल इंक्रीज हो गया है। तो उस केस में क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोशिएट होगा और अब हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा, और CO2 के साथ। ठीक है, अब ये देखिए कि जो आपको बताया था कि 23% जो कार्ब अमीनो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो किस में होगी, आरबीसीज में। ठीक है, किस में होगी, आरबीसीज में। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ टिश्यू से रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, अब वो क्या है कि इस डिसोशिएटरी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगी। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिस इज द ब्लड स्ट्रीम, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन हुआ था, हीमोग्लोबिन कंबाइन होके क्या बनाया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था जो कि ब्लड स्ट्रीम में अभी प्रेजेंट है।
ठीक है। लेकिन जैसे ही टिश्यूज के कांटेक्ट में ब्लड स्ट्रीम आती है, CO2 है वो टिश्यू से रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे इनका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन में क्या होगा कि जो CO2 है, जो कि हम बता रहे थे कि 20-23% जो है कार्ब अमीनो फॉर्म के फॉर्म में वो हो गई, रिलीज हो गई। तो दिस इज द आरबीसीज। ये आरबीसीज की हम एक बार बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है वो CO2 के साथ कंबाइन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब अमीनो कंपाउंड। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो बाकी की बची हुई, ये तो ओनली 20-23% ही यूटिलाइज हुई है। उसके बाद जो बाकी की बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी कि जो आरबीसीज के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन होएगी और यहाँ पे क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड, जो बाद में डिसोशिएट होके क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन प्लस में हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये देखिए कि आरबीसीज के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, आरबीसीज के अंदर ये रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब कि जो वाटर प्रेजेंट है आरबीसीज में वो CO2 के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड फिर डिसोशिएट हुआ है बाइकार्बोनेट आयन प्लस में हाइड्रोजन आयंस में। अब ये देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन होती है कार्बोनिक अनहाइड्रस के एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो एंजाइम है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन आरबीसीज। ठीक है, और इसकी अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से ही ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में देखिए क्या है कि ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये बहुत ही परमेबल है। परमेबल होने के कारण क्या होगा कि ये आरबीसीज से बाहर आएंगे। किससे बाहर आएंगे, आरबीसीज से बाहर आएंगे। ठीक है, आरबीसीज से बाहर आएंगे। तो क्या है कि इससे क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सेम उसी टाइम जो क्लोराइड आयंस है वो आरबीसीज के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, कार्बोनिक एसिड दोबारा कार्बोनिक अनहाइड्रस की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है। जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बहुत ही परमेबल है आरबीसीज मेम्ब्रेन के लिए। तो बाइकार्बोनेट आयन क्रॉस करके कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये प्लाज्मा में। दिस इज द प्लाज्मा। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट ब्लड स्ट्रीम। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है पूरी, थोड़ा एरिया इंक्रीज कर दिया मैंने। तो अब देखिए बाइकार्बोनेट आयन जब आरबीसीज से बाहर निकल के प्लाज्मा में आएंगे तो ठीक उसी टाइम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयन आरबीसीज के अंदर एंटर होंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये बाहर आ रहे हैं और क्लोराइड अंदर जा रहा है तो इससे कहते हैं इफ्लक्स। इसे क्या कहेंगे, इफ्लक्स। जब बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर आएंगे इसे कहते हैं इफ्लक्स, और जब क्लोराइड आयंस एंटर करेंगे तो इसे कहते हैं इनफ्लक्स। ठीक है, और इसे हम क्लोराइड शिफ्टिंग भी बोल देते हैं क्योंकि क्लोराइड आयंस शिफ्ट हो रहे हैं। उसके बाद देखिए कि प्लाज्मा के अंदर जो भी पोटेशियम और जो सोडियम आयंस प्रेजेंट है वो क्या करेंगे कि इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, कम। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये क्या बनाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये दोनों टाइप के सॉल्ट बन जाएंगे कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। ठीक, ऐसे ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में यहाँ पे भी प्लाज्मा के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगी और यहाँ पे भी क्या है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होके बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रही है प्लाज्मा के थ्रू, ये कितनी परसेंटेज थी, इट इज़ 7% थी। ठीक है,
और ये हमारी कितनी परसेंट थी, दिस इज द 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और बाइकार्बोनेट आयंस जो है, जो कि इसमें आरबीसीज में बने हैं, दिस इज द 70% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब ये है कि आरबीसीज के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनकी फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। 1 मिनट के अंदर करीबन ये हो जाती है 36 मिलियंस। और जो प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन है ये बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम की बहुत ही लेस है प्लाज्मा में, तो ठीक है। तो ये बनाती है करीबन 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये ब्लड स्ट्रीम जो है एल्वियोलाई के कांटेक्ट में पहुंचती है, और यहाँ से फिर दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, रिलीज होकर एल्वियोलाई में पहुंचती हैं। तो इस तरह से क्या है कि कंप्लीट जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।